दक्षिण की ओर जाकर तिब्बत में बसने वाली यूची जनजाति को कहा जाता है सियाम यूची। यूची कबीलों की लड़ाई में विजय प्राप्त हुई थी कुशुआंग कबीलों की। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है कुजुल कड़िफेसस को 15 से 65 ईस्वी के बीच। तांबे के सिक्के चलाने की शुरुआत किस कुषाण शासक ने की थी? कुजुल कड़िफेसस ने। कुजुल कड़िफेसस का उत्तराधिकारी था विम कड़िफेसस 65 से 78 ईस्वी के बीच। भारत में कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है विम कड़िफेसस को। विम कड़िफेसस अनुयायी था शैव धर्म का। वह कुषाण शासक जिसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी विम कड़िफेसस ने। वह कुषाण शासक जिसके सिक्कों पर शिव, नंदी व त्रिशूल की आकृतियां मिलती है विम कड़िफेसस के। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जिस शासक ने चलवाए थे वह था विम कड़िफेसस ने। कुषाण वंश का सबसे महान शासक था कनिष्क। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। वह कुषाण शासक जिसने क्षत्रप व्यवस्था लागू की कनिष्क ने। भारतीय कैलेंडर का आधार है शक संवत। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में। कनिष्क की द्वितीय राजधानी थी मथुरा उत्तर प्रदेश में। कश्मीर जो जीतकर कनिष्क ने वहां जिस नगर की स्थापना की थी कनिष्कपुर की। वह राज्य जिसके शासक ने कनिष्क के दूत को बंदी बना लिया था चीन के। वह चीनी शासक जिससे कनिष्क पराजित हुआ था पान चाओ से। कनिष्क के चीन पर द्वितीय आक्रमण में कनिष्क ने चीनी प्रांतों पर अधिकार कर लिया था, कुल 5 प्रांतों पर। कनिष्क समर्थक था बौद्ध धर्म का। पेशावर स्तूप का निर्माण कराया था कनिष्क ने। अश्वमेघ व नागार्जुन समकालीन थे। अश्वघोष और नागार्जुन समकालीन थे कनिष्क के। गांधार और मथुरा मूर्तिकला शैली का उदय हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। वह कुषाण शासक जिसका चीन से रोम जाने वाले सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था कनिष्क का। राजतरंगिणी की रचना की थी कलहन ने। कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्वघोष ने। बौद्धों की रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। पाटलिपुत्र पर आक्रमण के दौरान कनिष्क की जिस महान विद्वान से भेंट हुई थी वह अश्वघोष से। कनिष्क ने बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया था पाटलिपुत्र से। सोने की मुद्रा जिस पर कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित है प्राप्त हुई थी महास्थान बोगरा से। कनिष्क की मूर्ति जिसमें उसे घुटने तक चोला एवं पैरों में जूते पहने हुए दिखाया गया है मथुरा से प्राप्त मूर्ति। द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। वे सिक्के जिस पर कनिष्क को बलि देते हुए दिखाया गया तांबे के सिक्के पर। शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था बौद्ध आचार्य नागार्जुन ने। चरक संहिता चिकित्सीय ग्रंथ है कुषाण काल का। पेशावर में 13 मंजिला मीनार का निर्माण कराया था कनिष्क ने। वह मूर्तिकला शैली जिसका निर्माण शैली यूनानी लेकिन विषय भारतीय गांधार कला शैली। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया था गांधार कला शैली में। वह शैली जिसकी मूर्तियों में महात्मा बुद्ध की शीश पर जुड़ा व पैरों में चप्पल भी दिखाई देती है गांधार शैली में। वह शैली जिसकी मूर्तियों में बौद्ध को मुंडित सिर रूप में प्रदर्शित किया गया है मथुरा शैली में। मूर्तियों में पीछे आभा मंडल का प्रदर्शन विशेषता है मथुरा कला शैली की। वह शैली जिसकी मूर्तियों में आत्मिक सौंदर्य और बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है मथुरा कला शैली में। कुषाण वंश का अंतिम महान सम्राट था वसुदेव। कनिष्क का राज्य वैद्य था चरक। वह जिसके शासकों ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की थी कुषाण वंश के। सर्वप्रथम दंडनायक व महादंडनायक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है कुषाण लेखकों में से। कुषाणों ने
प्रांतों में शासन प्रणाली अपनाई थी, द्वैत शासन प्रणाली। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और शीशे से बना सिक्का कहलाता था करसापण। अरब सागर की मानसूनी पवनों की जानकारी सर्वप्रथम दी थी ग्रीक नाविक हिपालस ने। गंधार कला शैली का विकास हुआ था ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। गंधार कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत था एशियाई माइनर व हेलेनिस्टिक कला। मथुरा शैली में पत्थर का प्रयोग होता था, लाल बलुआ पत्थर की। सबसे प्रसिद्ध स्मृति है मनुस्मृति। मनुस्मृति लिखी गई थी ईसा पूर्व दूसरी सदी में। चारुदत्ता रचना है भास की। स्वप्नवासन दत्ता रचना है भास की। कामसूत्र रचना है वात्सायन की। व्यापार एवं विनिमय में मौर्योत्तर काल की सबसे बड़ी देन है मुद्राओं का प्रयोग। उरुभंग रचना है भास की। बिना बेगार सुदर्शन झील का जीवनोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी। कलिंग नरेश खारवेल संरक्षक था जैन धर्म का। वह शासक जिसके सिक्कों पर 3 लिपियों में लेख मिलता है नहपान की। पेशावर के चैत्य की कुल ऊंचाई है 400 फीट। वह जिसने पेशावर स्तंभ को कनिष्क चैत्य कहा है अलबरूनी ने। अयोध्या अभिलेख जिसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है, यह अभिलेख लिखवाया था धनदेव ने। पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमण तथा इसके शासनकाल में ही अग्निमित्र जो विदिशा का गुप्ता उपराजा था। मालविका की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक से। भारत में सर्वप्रथम कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा आरंभ की थी सातवाहनों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है नानाघाट अभिलेख से। मौर्योत्तर काल में शैव धर्म के अंतर्गत पशुपत संप्रदाय का विकास हुआ। इसके प्रवर्तक थे लकुलिस। मौर्योत्तर काल के प्रमुख बंदरगाह थे बारंबरिकस सिंधु के मुहाने पर, अरिकाइमेडु पूर्वी तट, बेरीगाजा या भड़ौच पश्चिमी तट पर। सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्कों को क्रमशः जिन नामों से मौर्योत्तर काल में जाना जाता था निष्क, सतमान तथा काकणी। उत्तर भारत का वह नगर जो 2500 वर्ष से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है तथा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण ही विभिन्न धर्मों का एक प्रमुख केंद्र था मथुरा। शुरुआती समय आहत सिक्के बनते थे सोने या चांदी पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर। दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे सातवाहन। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है हिंद, यवन, शक, पार्थियायन तथा कुषाण। वह सातवाहन शासक जिसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता है तथा जिसका कलिंग नरेश से युद्ध हुआ था सतकर्णी प्रथम का। वह स्तूप जहां बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उभारों में अंकित किया गया है तथा इस पर नीलगिरी नामक मनोन्नत हाथी को दर्शाया गया है अमरावती स्तूप से। 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बिगाड़ लिए ही कराई थी, जो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से बनवाई गई थी। यह जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की जिस तिथि के तदनुरूप हो सकता है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। प्राचीन काल में शक, कुषाण तथा यूनानियों का भारत पर आक्रमण का सही क्रम है यूनानी, शक और कुषाण। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत में से एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है मिलिंद।
सातवाहन शासक काल के लोक पक्ष को प्रोत्साहित करते थे। साथ ही भाषा में आम लोगों की जिस भाषा के पोषक थे वह थी प्राकृत भाषा। वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। इक्ष्वाकु को गंधार कला, जूनागढ़ अभिलेख, मिलिंद पन्हों और तक्षशिला लेख संबंधित है। कुषाण से, रुद्रदामन प्रथम से और मिनांडर तथा पतिक से। वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, विम कड़िफेसस ने। वह शासक जिसे भारहूत स्तूप बनाने का श्रेय दिया जाता है, पुष्यमित्र शुंग को। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली में मिश्रण से विकसित कला विद्यालयों को जाना जाता है। गंधार कला को कविराज मार्ग, आदि पुराण, गणित सार संग्रह और अश्व अमोघ विधि संबंधित है। क्रमशः अमोघ वर्ष जिसने जिनसेन, महावीराचार्य तथा संकटायन से। विक्रम संवत, शक संवत, कलचुरी संवत और गुप्त संवत का कालक्रम है। 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत, 78 ईस्वी शक संवत, 248 ईस्वी कलचुरी संवत और 320 ईस्वी में गुप्त संवत है। कनिष्क के राज्यारोहण जिस वर्ष में सारनाथ बौद्ध प्रतिमा को मथुरा से लेकर सारनाथ में स्थापित किया गया था, तीसरे वर्ष में। हाथी गुम्फा का अभिलेख जानकारी का स्रोत है खारवेल के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। वह शासक जिन्होंने चांदी, तांबे, शीशे, लेड और पोटीन के सिक्के जारी किए, सातवाहन ने। वह प्राचीन व्यापार मार्ग जो अजंता को पाटलिपुत्र से, प्रतिष्ठान से नासिक तथा भृगु कच्छ से सोपार आदि को जोड़ने के साथ अवंती से होकर जाता था, दक्षिणापथ